हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज ऊपर वाले फ्लोर पे आए हैं। आज ब्लॉग शूट करने के लिए आए हैं क्योंकि नीचे दोनों बाबू सो रहे हैं। तो नीचे भाभी अभी बैठी हुई थी तो मैं सोची कि चलो अभी आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे थे कमेंट में काफ़ी टाइम से, लगभग 1 वीक से ज़्यादातर एक ही दो कमेंट रिपीट हो रहे थे। तो फिर मैं सोची कि चलो आज उसका आंसर दे देती हूँ। और ऊपर वाले फ्लैट में मतलब 20 दिन तो अब हो चुके हैं, तो अब तो चढ़ ही सकती हूँ, लेकिन मैं तो 20 दिन के पहले ही चढ़ लेती हूँ सीढ़ी वगैरह। पहला तो 10 दिन के बाद 8 दिन के बाद जब हॉस्पिटल से आती हूँ तो आना पड़ता है, और फिर छठियार के बाद से तो हो ही जाता है मेरा करना, क्योंकि मतलब नहीं करूँगी एक दो बार तो होगा ही नहीं मेरा काम, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सब लोग कितना भी रह ले, अगर सब लोग रहता है तो थोड़ा कम चढ़ना उतरना होता है मेरा, अगर कोई ना रहे तब तो और मुश्किल होता है थोड़ा सा। चलिए, ये सब तो मेरा लाइफ का जर्नी है, ये सब ख़त्म नहीं होने वाला है। और क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी आपका 4 सीजेरियन हुआ है, आप प्लीज़ रिप्लाई दो। तो मैं यहाँ पे ना फ़ैन ऑफ कर देती हूँ गाइस। शूटिंग एरिया उधर है लेकिन वो ऐसे खाली पड़ा है। एक्चुअली फ़ैन से ना आवाज़ जो है वो क्लियर थोड़ा नहीं जाता है, तो सब लोग को थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो सब लोग पूछ रहे थे कि 4 सीजेरियन आपका हुआ है, 4 सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है या नॉर्मल हुआ है, आप बताइए। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने 4 सी सेक्शन डिलीवरी करवाया है। और ये कोई अच्छा चीज़ तो नहीं होता, शौक़ से कोई भी नहीं करवाएगा, शौक़ से बहुत लोग करवाएंगे भी, हो सकता है सबका अपना लाइफ का एक अलग सिचुएशन होता है। तो मेरे लाइफ का भी कुछ अलग ही था जिसकी वजह से करवाना पड़ा। 4 सीजेरियन लोग क्यों करवाएंगे? या तो उसको कुछ बच्चे होने में दिक्कत रहेगा, या फिर वो बच्चा नहीं रहेगा, तब लोग 3rd 4th तक पहुँचेंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में कोई 3rd भी कराता होगा। मतलब 2 हो गए वो काफ़ी है, एक बेटा और एक बेटी अगर हो गया तो लोग उतने में ही स्टॉप कर देते हैं, या फिर 2 बेटी भी हो गई तब भी लोग शायद स्टॉप कर देते होंगे, 3rd सीजेरियन के बारे में नहीं सोचते होंगे, या फिर चलो 3rd एक बेटे के लिए कराते होंगे, या फिर 2 बेटा है तो एक बेटी के लिए लोग 3rd करा लेंगे। लेकिन 4 का जो होता है ना वो थोड़ा हाई रिस्क होता है, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग का ज़रूरत होता है, आपका बॉडी हर चीज़ में सही होना चाहिए। और 4 सी सेक्शन के लिए ना उसके लिए पहले से मतलब डॉक्टर से सब चीज़ पूछ लेना चाहिए कि 4 सी सेक्शन डिलीवरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप कंसीव कर लोगे उसके बाद जाओगे डॉक्टर के पास कि हाँ मुझे 4 सीजेरियन करवाना है तब आपका सही हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पहले से ही पूछना पड़ेगा डॉक्टर से कि मेरी डिलीवरी 4 सी सेक्शन से हो सकती है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि बॉडी को एक ही बार पेट में मतलब बार बार एक ही जगह कट लगाना थोड़ा सा होता है ना। तो मेरे डिलीवरी में प्रॉब्लम ये हुआ था, डिलीवरी में कभी कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में मैं बताऊँ ना कि फ़र्स्ट डिलीवरी मेरी नॉर्मल हो सकती थी, लेकिन बच्चे का जो होता है ना वो नाल वो गले में फंस गया था, तो पहला बार ऑपरेशन करना पड़ गया। तो वो बेबी गर्ल हुई थी और वो नहीं रही, 6 महीने तक रही थी। फिर उसके बाद सेकेंड जो है वो भी मैंने 1.5 साल के आसपास फिर दूसरी डिलीवरी मैंने करवाई थी, जो कि पहली डिलीवरी मेरी हुई थी 3 जुलाई 2019 को, और फिर सेकंड हुआ 15 अगस्त 2020 को। तो मतलब उतने में ही 2 बार सी सेक्शन हो जाना, और दोनों बच्चे भी नहीं रहे, तो थोड़ा फिर दिमाग नहीं काम कर रहा था मेरा। और मैं सबसे पहले बता दूँ ना कि मेरी कभी प्रेगनेंसी जो कंसीव मैंने जो किया वो कभी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ है, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से होता तो गैपिंग हम लोग रखते 3-4 साल का, क्योंकि इमोशनली इतना हो जाता है ना। पहला बार बच्चा खोने के बाद जब मुझे पता चला सेकेंड टाइम कि प्रेग्नेंट हो, तो बच्चा अबॉर्ट करने का मन नहीं किया। फिर मुझे लगा चलो जो भी है भगवान की मर्जी है, फिर उसमें भी धोखा मिल गया। तो उसके बाद भी जब मैंने कंसीव किया 2024 में, जो कि अभी युवान है, और 2025 में वो 3rd सीजेरियन हुआ, तो उसमें गैपिंग अच्छी खासी थी, 3 साल का था गैपिंग लगभग में, क्योंकि 20 के बाद सीधे 23, 3 साल के बाद ही गैपिंग हुआ। तो 3 साल का गैपिंग अच्छा है, नॉर्मल है, 3 साल का होना भी चाहिए गैपिंग, कम से कम नॉर्मल में होना चाहिए, यहाँ तो सी सेक्शन का बात हो रहा है। तो फिर उसके बाद जब युवान हुआ था, हम लोगों ने प्लानिंग नहीं किया था कि मतलब फिर आगे डिलीवरी करवाएंगे नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ बंद भी नहीं कराया था, क्योंकि मैडम ने हम लोगों को सजेस्ट किया था कि आगे आपके साथ 2 बार ऐसा धोखा हो चुका है, तो अभी हम आपका
जो है वो स्टॉप नहीं करेंगे। और गाइस बीच में कैमरा पता नहीं कैसे ऑफ हो गया था। तो 4C सेक्शन का हमारा कोई ऐसा मतलब प्लानिंग भी नहीं था, और हम लोग अभी आगे रखना मतलब फ्यूचर में ऐसा सोच के रखा था कि हाँ एक और बेबी हम लोग को चाहिए, और डॉक्टर ने भी बोला था कि नहीं एक और आप लोग कर लेना, लेकिन कुछ टाइम बाद लेकिन फिर क्या हुआ कि पता चला कि जब मैंने कंसीव किया है तो सबसे पहले मैं डॉक्टर से पूछी कि क्या किया जाए, मतलब कैसे होगा, अबॉर्ट कराऊं या फिर आगे कंटिन्यू करूं। तो मेरी प्रेगनेंसी में एक तो टेस्ट होता है जो होता है 5 या 6 मंथ के आसपास, मतलब बीच में होता है, 5.5 महीना जब हो जाता है ना लगभग में, तब एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में अगर कुछ मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेशन वाला ऐसा कुछ आया तो बच्चे को वहाँ से अबॉर्ट करना पड़ेगा, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम। और अगर नहीं आया मतलब रिपोर्ट अच्छा आया तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो 5.5 महीना तक मतलब मेरा दिल ऐसे ही धड़कते रहता है कि क्या आएगा रिपोर्ट में। 5 महीने तक ना अच्छे से मैं खा पी पाती हूँ, ना खुश रह पाती हूँ, मतलब एक अजीब सा बेचैनी लगता है कि क्या आएगा रिपोर्ट्स में, और आगे कंटिन्यू करूँगी नहीं, डॉक्टर क्या बोलेंगे। तो 5.5 महीने के बाद जब भी मुझे ये गुड न्यूज़ मिलता है कि आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो प्रेगनेंसी, तब जाके मेरी जान में थोड़ा जान आता है। और उसके बाद फिर मैडम ने बोला कि गैपिंग अभी थोड़ा कम है तो आपको बेड रेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। लगभग 6-7 मंथ के बाद आपको फुल बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं रह पाई थी। सबको पता है कि मैं नहीं रह पाई थी क्योंकि घर पे यहाँ पे कोई नहीं था मेरे अलावा, और हस्बैंड भी उतना नहीं कर पाते थे ड्यूटी की वजह से। उनसे जितना होता था उन्होंने किया है, उन्होंने अपना बेस्ट दिया अपनी तरफ से। और हर वाइफ को लगता है कि थोड़ा वो और कर सकते थे मतलब मेरे कामों में हेल्प, लेकिन उनसे जितना हो पाया उन्होंने किया। मेरे मायके वाले से जितना हुआ उन्होंने भी उतना किया, अभी भी वही लोग कर रहे हैं। तो जब डिलीवरी की बारी आई तो स्टार्टिंग मतलब डे 1 से जैसे ही मैडम को मैंने बताया अपने डॉक्टर को, तो उस वक्त से ही आपकी बॉडी को ना एकदम उस टाइप का एकदम दवा वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है कि नहीं डिलीवरी के टाइम कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि 4C सेक्शन है तो थोड़ा सा होता है ना क्रिटिकल सर्जरी, इसको आप बोल सकते हो एक तरह से। और गैपिंग कम था तो और भी ज़्यादा रिस्क था, बट फिर भी ये चीज़ मैंने बताया नहीं किसी को, लेकिन ये ऑलरेडी सब लोग को पता है, हमारे अगल बगल आसपास सब लोग जानते हैं कि मेरे जब भी बच्चे हुए हैं ऑपरेशन से ही हुए हैं। और मैडम ने जब बोला कि अभी सब ठीक ठाक है तो 8 मंथ जैसे ही मतलब ख़त्म होगा, फर्स्ट वीक में ही डिलीवरी करवाना पड़ेगा। अगर सब चीज़ ठीक रहा तो मतलब 9 मंथ हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं। 9th मतलब ख़त्म नहीं होना चाहिए, 10th स्टार्ट नहीं होना चाहिए। 9th का मतलब मैं बोलूँ तो लगभग मैडम ने बोला था कि 2 वीक कम से कम जाना चाहिए, लेकिन 9 मंथ का 2 वीक भी नहीं पूरा अच्छे से गया। जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट हुआ था जिस दिन, उसी दिन मैं मैडम के पास गई थी, और उसी दिन पता चला कि बच्चे का वेट कम है, पानी नहीं है तो ब्लड नहीं है मेरे में, बहुत सारी इतनी सारी कमियां कि टेस्ट करवा करवा के हालत ख़राब हो गया। और फिर आप लोगों ने ब्लॉग में देखा था कुछ दिन पहले कि घर पे ही मतलब पानी चल रहा था, दवाइयाँ वगैरह चल रही थी। उसके बाद भी मैडम ने बोला था कि 15 दिन बाद आपकी डिलीवरी होगी, लगभग 25 को, या फिर 25 के बाद 26 के बाद ही बोला था। तो लगभग 30 जून को हम लोग सोचे थे कि लास्ट वीक में हम लोग करवा लेंगे डिलीवरी, क्योंकि जुलाई में एक बार हो चुका था। अभी मैंने बताया कि फर्स्ट डिलीवरी जो हुई थी वो 3 जुलाई को ही हुई थी, और अगस्त में भी एक बार हो चुका है। तो जुलाई में तो ऐसे भी नहीं कराना था, अगस्त तक तो हम लोग जा भी नहीं पाते, तो वो तो ऐसे भी सोचने का टेंशन नहीं था कि चलो अगस्त में तो वैसे भी नहीं कराना था, और वहाँ तक तो डेट जा भी नहीं पाएगा। तो लास्ट डेट था मेरा 20 जुलाई तक इंतज़ार, मतलब पूरा 9 मंथ एकदम से कंप्लीट हो जाता। पता नहीं गाइस इतनी सारी चींटियाँ ना, मैं नीचे से भागी हूँ चींटी की वजह से, और यहाँ पे भी बेड पे पता नहीं कैसे ब्लॉग में भी डिस्टर्ब चींटी लोग कर रहे हैं तो पता नहीं मैं आप लोग को समझा भी पा रही हूँ कि नहीं। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं फिर से आप लोग को डिटेल में समझा दूँगी। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग समझ जाए। तो मेरी डिलीवरी जो सब लोग कमेंट करें कि दीदी आपकी डिलीवरी 8 मंथ में हुई, 8 मंथ में नहीं हुई है। 8 मंथ में बहुत ही अशुभ होता है, सब डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि 9 मंथ का कम से कम एक दिन भी जाना चाहिए। तो मेरा 9 मंथ का 5 डेज़ जा चुका था। 5 डेज़ जैसे ही गया वैसे ही मतलब मेरे को मतलब बेबी का मूवमेंट कम हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। मैं गई थी चेकअप के लिए, और अचानक से मैडम ने बोला कि आज ऑपरेशन करना पड़ेगा।
मतलब मैं उस दिन ईवान तो नानी घर में था, मैं ईवान से मिलने जाने वाली थी, मायके जाने वाली थी रात को। मैं सोची कि रात को डॉक्टर से चेकअप करवा लूँगी और सुबह मायके जाऊँगी, रात भर ईवान के साथ थोड़ा समय बिताऊँगी और अगले दिन वापस आ जाऊँगी। तो 1 वीक में थोड़ा घर का जो सेट करना है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, वो सब चीज़ मैं कर लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैडम ने अचानक से बोल दिया, टेस्ट वगैरह करवाया और फिर बोला कि अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी वरना कुछ भी हो सकता है। फिर सुबह तक का भी मैडम ने टाइम दिया कि सुबह में भी आप करा सकते हो। फिर मैं सोची कि रात भर मतलब परेशान हो जाऊंगी अगर मैं घर गई तो। फिर मैं उसी टाइम मैडम से मैंने भी बोल दिया कि अगर अभी कर सकते हो आप तो अभी मेरा ऑपरेशन कर दो, क्योंकि रात भर घर जाऊंगी तो घर में भी परेशान ही रहूँगी कि क्या होगा, रात में अचानक से मूवमेंट वगैरह बंद हो गया तो फिर टेंशन हो जाएगा मुझे। तो फिर मैडम ने बोला कि चलो ठीक है, अभी आधे घंटे में डिलीवरी आपकी कर होगी। और अचानक से फिर मैंने अपने हस्बैंड को बाहर आके बोला कि मैडम ने ऐसा ऐसा अभी बोल के रखा है। फिर बस क्या था, मैं अंदर अकेले ऑपरेशन थिएटर में गई थी। अंदर तो सब लोग अकेले जाते हैं बट बाहर फैमिली खड़ी होती है ना, उस टाइम कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड आए घर पे कुछ कपड़े वगैरह बेबी के लेने और बेडशीट वगैरह जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो मैंने पैकिंग किया था, लेकिन आधा किया था, आधा अधूरा पैकिंग, क्योंकि मुझे लगा कि अभी टाइम है तो पैकिंग करना ही क्या, बाद में करूँगी आराम से जब मैं घर से जाऊँगी डिलीवरी के लिए। स्पेशल एकदम रेडी हो गया कि हाँ आज डिलीवरी करवानी है। तो आधा अधूरा पैकिंग मैंने किया था। तो वो फटाक से हस्बैंड आए, मैं ऑपरेशन थिएटर में जाके फ़ोन से उनको समझा रही थी कि ये चीज़ें यहाँ रखी हैं, वो चीज़ें वहाँ रखी हैं, ये चीज़ें चाहिए मेरे को, वो चीज़ बच्चे के लिए चाहिए लेकिन फिर भी उनसे जितना हो पाया वो लेकर के आए जल्दी जल्दी से। फिर मायके में तो बस मैं एक बार ही कॉल की, मेरा भैया कहीं गया हुआ था। फिर मैंने उसको कॉल किया कि मैं अभी अंदर ओटी में जा रही हूँ, भैया जल्दी से आ जाओ। मम्मी को कॉल किया, मम्मी और छोटा वाला भाई खाने पे बैठे हुए थे। और मैं बोली कि ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ, और 5 मिनट के बाद फिर मैं दोबारा कॉल बैक करके मम्मी को और छोटे भाई को बोली कि मैं ऑपरेशन थिएटर में अंदर आ चुकी हूँ, अब ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं कर पाऊँगी, फ़ोन अब स्विच ऑफ कर रही हूँ। तो सब लोग बिना खाए हुए घबरा के जल्दी से 15 से 20 मिनट में एकदम जल्दी जल्दी गाड़ी चला के सब लोग आ गए थे मेरे पास। फिर भी मैं मिल नहीं पाई, तब तक मेरा अंदर ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था। और अंदर अंदर मैं बताऊँ ना, मतलब इतना रोई थी इस बार मैं, कितना भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन वगैरह लग जाए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो 4 सी सेक्शन था तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। सेकंड तक मेरा ठीक ठाक था, मतलब सेकंड से थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को स्टार्ट हुआ, वॉमिटिंग होना, सांस ना लेना, ये सब। सेकंड ऑपरेशन जब हुआ ना तब अंदर सेकंड ऑपरेशन के टाइम भी थोड़ा बहुत वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। थर्ड के टाइम भी थोड़ा सा फील हुआ वॉमिटिंग, थोड़ा सांस लेने में। लेकिन 4 के टाइम इस बार तो मैं अंदर आधे घंटे तक, मतलब ऑपरेशन मेरा चल रहा है, मेरे आँख से आंसू आ रहा है, मैं उल्टी भी कर रही हूँ, मेरे को सांस भी लेने में नहीं बन रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। और मेरे माइंड में भी चल रहा है कि बाहर मेरी कोई फैमिली भी नहीं है, कुछ हो जाएगा तो कैसे हो पता चलेगा सबको। हस्बैंड भी नहीं है, वो भी अभी रास्ते में ही है। मतलब मन इतना घबरा रहा था ना कि अंदर एक आंटी थी, मतलब आप मेड बोल सकते हो उनको, वहाँ की जो सफाई वगैरह करती हैं, तो वो भी अंदर रहती हैं। ब्लड वगैरह जो होता है वो, मतलब सब सफाई वगैरह करने के लिए उनका हाथ पकड़ के मैं रो रही थी आधे घंटे तक। एकदम आँख से आंसू, मतलब इतना आ रहा था कि मेरे कान में आंसू जा रहा था। तो वो तकलीफ़ मैं भूल नहीं सकती। थर्ड टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बार रोई हुई। फिर पता चला कि बेटी हुई है, तो उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इतना ज़्यादा कि मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लग रहा था कि कब मैं बाहर जाऊँ सबको बोलूँ कि वाह, मतलब मुझे सब लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं यहाँ, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं बाहर जाकर हस्बैंड को बोलूँ कॉन्ग्रेचुलेसन, बिटिया रानी आ गई है, मम्मी को बोलूँ, भैया को बोलूँ। लेकिन बाहर आते के साथ जैसे ही मैं 1-2 वर्ड बोलती हूँ मेरे को डांट पड़ता है कि तुम चुप रहो, बस तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है अभी, तुम एकदम शांत रहो फिर रात भर तो मुझे खुशी के मारे, मतलब दर्द कहाँ गया मुझे पता ही नहीं। एक माँ को होता है ना, जब वो अपने बच्चे को देखती है तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है। वैसे मेरे साथ भी यही हुआ, मैं रात भर जगी, मैं और मम्मी ना रात भर बातें करते रहे। धीरे धीरे मैं बोल रही थी, मैं बोलना बंद नहीं करती हूँ। मम्मी बोलती है कि इसका ऑपरेशन होता है ना तो ये चुप ही नहीं रह सकती, ये बहुत ज़्यादा बोलती है, जबकि बोलना नहीं रहता। फिर भी हम और मम्मी ऐसे बात कर रहे थे। मम्मी ने जो मन्नत मांगा था अपनी नतनी के लिए वो बता रही थी, फिर मैं बता रही थी। ऐसे बात करते करते सुबह हो गया। सुबह सुबह अचानक से 5:30 जैसे हुआ ना, मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, मैसेज किया। सुबह के 5:30 में सब लोग परेशान होकर मेरा कॉल रिसीव की कि क्या हुआ इतनी सुबह सुबह आरती ने क्यों कॉल किया। मैंने बोला बेटी हुई है। सब लोग खुशी के मारे इतना ज़्यादा खुश हो गए ना। कुछ दोस्त तो हॉस्पिटल में भी देखने आए, क्योंकि सबको पता था कि एक बेटी का ही इंतज़ार कर रही थी। और आप लोग जो देखते हो ना, ये मैंने कहीं कहीं टाइटल लगा के रखा है 9 साल 7 साल, तो मेरी शादी को 9 साल हुए हैं। और
एक बेटी का होना भी बहुत ज़रूरी है और बेटे का होना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बेटा हो तो बेटी ना हो, बेटी ना हो तो बेटा हो। बस मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ बोल दिया था, लेकिन मेरे मुँह से गलती से निकल गया था मैंने, लेकिन ये नहीं बोला था कि बेटी रहे तो बेटा ना हो तब भी चलेगा। अब किस्मत में नहीं रहेगा तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी कि किसी को बेटी है और बेटा ना हो रहा है तो आप उस बेटी को प्यार ना दो। आप उस बेटी को बेटे जैसा प्यार दे सकते हो। अगर किसी का बेटा है और बेटी ना है तो आप उस बेटे को भी मतलब बेटी जैसा लाड प्यार कर सकते हो, उसे भी घर के काम सिखा सकते हो। लेकिन हाँ, दोनों अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा, फैमिली कंप्लीट हो जाती है, ताकि उस बेटे को एहसास ना हो कि उसकी कोई बहन नहीं है राखी नहीं बांधने की, और उस बहन को एहसास ना हो कि उसका कोई बड़ा भाई नहीं है या फिर छोटा भाई नहीं है। जो भी हो, भगवान सबको दे, बेटा और बेटी सबको दे। और मैं क्या ही बोल सकती हूँ, अभी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं समझ में, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग वगैरह शूट नहीं करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अकेले और कहने के लिए तो घर में यहाँ पे फैमिली है। अभी तो मेरी भाभी आई हुई है, कुछ टाइम पहले मम्मी थी, अभी भाभी जाएगी तो फिर शायद हो सके तो मम्मी आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो भी चलेगा गाइस। मुझे पता है कि करना तो मुझे ही है, तो मैं उतना रेस्ट नहीं कर पा सकती हूँ कि हाँ 24 घंटा मैं बेड पे रहूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पे सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, खाना वगैरह बनाना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा काम। लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत मैं हिम्मत बना के रखती हूँ। तकलीफ़ भी होती है लेकिन मैं उतना तकलीफ़ यूट्यूब पे शेयर नहीं करती हूँ, हर छोटा चीज़ की आज यहाँ पेन हो रहा है, जैसे हो गया वैसे हो गया। हालांकि करना चाहिए, डेली लाइफ का ब्लॉग है तो करना चाहिए, बट मैं अपने लाइफ का जो दर्द का हिस्सा है वो कंटेंट में नहीं यूज़ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी तकलीफ़ में हूँ फिर भी मैं खुश हूँ। तो ठीक, आप लोग भी वैसा ही रहिए। मैं ये नहीं बोली हूँ कि इतना ज़्यादा तकलीफ़ में मैं रहती हूँ तो मुस्कुराते ही रहो कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपको तकलीफ़ हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि देखो मेरी लाइफ भी बहुत मतलब प्रॉब्लम से गुजरी है बच्चे के लिए, फिर भी मैंने हिम्मत बना के रखा और एक दिन ज़िंदगी से जंग जो जीतने वाला काम होता है ना, वो मैंने भी कर दिखाया। तो आप लोग भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा होता है ना, मन को शांत रखे। लेकिन स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। मैं क्या, कोई भी चला जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाला, सब चीज़ फिर समझा कि किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे होने में क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो थोड़ा टाइम लगता है संभलने में, तो मुझे भी लगा। फिर धीरे धीरे समझ में आया, फिर डॉक्टर से सारी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, तब जाके अभी बस भगवान मेरे बच्चों को हमेशा लंबी उम्र दे। आप लोग भी मेरे बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद ही दीजिएगा। मेरे बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। और सबके बच्चे बस कभी बिछड़े ना, क्योंकि मैंने जो दर्द झेला है ना, वो चीज़ मैं बयान नहीं कर सकती कि कैसे कैसे झेला है यार। तो ये चीज़ मैं यही बोलूँगी कि किसी के साथ वैसा ना हो। और जिनकी भी बहुत सुनी है अभी तक, मैं यही प्रे करती हूँ कि जल्दी से वो माँ बने, सब चीज़ मिले, बेटा मिले, बेटी मिले, सब कुछ अच्छे से सबका भी हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि 4C सेक्शन डिलीवरी हुई है, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गया। दूसरा, आप लोग अगर गैपिंग रख के करते हो तो अच्छा है, लेकिन हाँ, कंसीव करने से पहले आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना होगा। कि डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं कि हाँ आपका बॉडी मतलब एकदम फुल्ली एकदम प्रिपेयर है 4C सेक्शन की मतलब तकलीफ़ झेलने को, तो वैसे तो आजकल साइंस इतना आगे जा चुका है कि मतलब सुई दवाई ऐसा ऐसा आ चुका है कि आपका कितना से कितना बड़ा दर्द भी कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेरा यही कहना है कि आप 4C सेक्शन डिलीवरी, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप 4 का सोचो ही ना। अगर बेटी है 3 तो चौथा आप 4C सेक्शन जो आप बेटे के लिए करवाना अगर चाहते हो तो मैं राय नहीं दूँगी, क्योंकि सिर्फ डिलीवरी कर अब जब 3 में नहीं हुए तो क्या ही होगा, बेटा और बेटी क्या, जो भगवान ने दिया बस उसी में खुश रहो। तो 4C सेक्शन मैं यही बोलूँगी कि नहीं करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आगे हो चुका है, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, तो आप गैपिंग करके 4 साल 5 साल बाद करवा सकते हो। लेकिन हाँ, एक एज भी होना चाहिए। एज होता है ना, जैसे मेरा भी उतना एज नहीं हुआ है, तो मैडम ने फिर ये बात भी बोला था, मेरे को अच्छे से याद है। मैंने बोला कि मैडम अभी तो हम लोग सोचे थे कि 6 से 7 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे। तो मैडम ने बोला कि हाँ ठीक था, लेकिन फालतू में एज क्यों बढ़ाना है, अभी वो एज है कि तुम मतलब कोई भी तकलीफ़ मतलब सह लोगी, थोड़ा यंग हो तो मतलब काम वगैरह भी कर पाओगी। पता नहीं अब किस रीज़न से बोला था ये एज के मामले में। तो एज तो मेरा अभी 30 भी नहीं हुआ है, 30 भी नहीं हुआ है। ये चीज़ को लेकर कमेंट में पूछा भी गया था कि आप कितने साल के हो, तो अभी 30 नहीं हुए हैं, अभी बहुत टाइम है 30 होने में भी।
मेरा एज सुन के भी सब लोग घबरा ही जाते हैं, सबको लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ, तो मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए कि जो मैं एज के मामले में झूठ बोलूँगी। शादी के पहले साल का मैं पिक्चर दिखाऊँगी, पूरे लगभग 1 साल के बाद का आप लोगों के साथ मैं पिक्चर शेयर करूँगी, तब आप लोग को उस पिक्चर को देख के ही पता चल जाएगा कि मेरी एज क्या होगी। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और बस उम्मीद यही करती हूँ कि ये 3 बार तो दर्द सह लेते हैं सब लोग, बस ये 4 सी सेक्शन किसी का नौबत नहीं आए करवाने का, वो वही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आप बार बार मतलब चलने में भी दर्द भी तकलीफ़ होता है, झुकना मना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है भाई। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तब तो आप करवा सकते हो, लेकिन मैंने ये बताया ना कि हर चीज़ डॉक्टर से पूछ के आप करवा सकते हो। किसी किसी का मतलब स्किन भी जो है वो एकदम पतला हो जाता है, उसके लिए भी दवा मतलब चलाया जाता है कि वो आपका जो पेट का जो स्किन है वो थोड़ा बढ़े, थोड़ा मोटा हो, ताकि कट लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट सीजेरियन होता है 4 सी सेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग का उसका भी टेस्ट किया जाएगा आपको, कि मतलब कट लगने के बाद कितने स्पीड में ब्लड जो है वो आपका आता है, ब्लड कितने देर बाद रुकता है, तो वो सब चीज़ में भी प्रॉब्लम होता है। मेरा भी हो गया था ब्लड क्लॉटिंग में, टेस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब होने वाला था, लेकिन फिर उसका भी दवा वगैरह चलता है, तब जाके ठीक हुआ। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आप इसको बोल सकते हो, हाई रिस्क डिलीवरी भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो यही बोलूँगी कि ये रिस्क किसी के जीवन में ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर किसी को ये दिन देखना पड़ रहा है मेरे जैसा तो लाना ही पड़ेगा। फ़िलहाल ज़्यादा मैं अभी ये सब चीज़ों पे नहीं बात करूँगी। अगर जो कुछ भी आप लोग को पूछना है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसी से रिलेटेड ब्लॉग बना दूँगी। क्योंकि ऐसे मैं कमेंट में रिप्लाई तो दे रही हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि ब्लॉग के थ्रू थोड़ा लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। और अभी मेरे शूटिंग एरिया का देख सकते हैं युवान क्या करके रखा है, वॉलपेपर निकाल दिया है। साइकिल, यही साइकिल जो था डिलीवरी के दिन हम लोग लिए थे कि लेके मायके में जाएंगे, और अभी वान मतलब नानी घर से आया है तो ये साइकिल लेके आए हैं। इसके आगे ना एलिफेंट लगा हुआ था, जो उसके नाना जी खोल दिए हैं, क्योंकि उसके वजह से ना उसको आगे चलाने में दिख नहीं रहा था। तो ये साइकिल और एक गाड़ी वगैरह जो था वो सब हम लोग उसको दे चुके थे मतलब नानी घर में, कि ताकि वो रोए ना ज़्यादा, अपना खिलौने में थोड़ा अस्त व्यस्त रहे। और ये साइकिल ना ऐसे हॉस्पिटल के आगे एकदम मैं बताऊँ तो पड़ा हुआ था, मतलब रखा हुआ था, हम लोग रखे हुए थे।